नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट या फिर उत्तर अमेरिकी कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया था और आज हमारा इसके अंतर्गत सेकेंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, एक पार्ट ऑलरेडी उसमें हमने कवर कर लिया है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के पहले हमने पूरा एशिया कॉन्टिनेंट डिस्कस कर लिया है बहुत ही डिटेल में। तो आप हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, वर्ल्ड मैपिंग पूछी जाती है, तो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, आज हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। यूएसए और कनाडा देश को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जो कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड वगैरह हैं कनाडा के अंतर्गत, उसको हमने देखा था। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जितने भी ओशियन, खाड़ी वगैरह हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज, इंडिविजुअल बैचेस मिल जाते हैं। तो आप हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो रूट एप्लीकेशन पर आपको मेरे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उनके साथ जुड़ करके भी आप अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट ही लेना है, कोई भी चाहिए, मान लीजिए पॉलिटी लेना है या इकोनॉमी लेना है, रीजनिंग लेना है, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन विजिट जरूर कर लीजिए। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है सीजीटी, क्रेजी जी का ट्रिक की एप्लीकेशन, तो इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें भी डिफरेंट कोर्सेज और पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। तो दोनों एप्लीकेशन को एक बार आप विजिट जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का आज हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का मैप है। मुख्यतः आपको यहाँ पर देखेंगे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये सेंट्रल अमेरिकी कंट्री देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको कैरेबियाई द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा। एक तो हम सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्री हैं इनको डिस्कस करेंगे, कैरेबियाई द्वीप समूह के ये देश हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख जल संधियां हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, पनामा कैनाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था फटाफट हम रिवीजन करते हैं। जैसा कि मैंने जितने भी यहाँ पर जलीय निकाय हैं, जैसे कि सागर, प्रमुख खाड़ियां, उनको हमने डिस्कस किया था। जैसे कि आर्कटिक ओशन के अंतर्गत ब्लूफोर्ट सागर, गल्फ ऑफ बूथिया, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये बोथनिया की खाड़ी नहीं है, गल्फ ऑफ बूथिया है। हो सकता है लास्ट लेक्चर में एक दो बार बूथनिया निकल गया हो मुंह से, तो ये बूथिया की खाड़ी है ना, बोथनिया नहीं है। बोथनिया की खाड़ी आपको यूरोप के पास देखने को मिलती है। एक बच्चे का कमेंट भी आया था, तो ये गल्फ ऑफ बूथिया है, आपको याद रखना है। यहाँ पर बैफिन वे, बैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, हडसन सागर, जेम्स वे यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी यहाँ पर ऑन्टोरियो झील से निकल कर गिरती है। सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। कैलिफोर्निया की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, बेरिंग सी, चुक्सी सी, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैरेबियन सागर यहाँ पर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर है। ये सब चीजें जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, मतलब जितने भी ये जलीय निकाय हैं। अब इन जलीय निकायों के बारे में आपको इसलिए पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर नदियां पढ़ेंगे, तो जब हम पढ़ेंगे कि फलानी फलानी नदी इस सागर में, इस खाड़ी में जाकर के गिरती है, तो उस खाड़ी का नाम, उस सागर का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किस महासागर के अंतर्गत आ रहा है ये पता होना चाहिए। अभी आज के लेक्चर में जब हम जल संधि पढ़ेंगे, ठीक है, तो भी आपको प्रमुख सागरों का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रमुख आइलैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था, बैंक आइलैंड, देवन आइलैंड, एलिसमर आइलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड वगैरह सबके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कनाडा के जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कैनेडियन रेल मार्ग को हमने डिस्कस किया था। यूएसए के जितने भी महत्वपूर्ण नगर हैं उनकी विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे कि
यूएसए के अंतर्गत यहाँ पर आप देखिए तो हवाई द्वीप है ना, हवाई द्वीप समूह आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको, ये मैंने आपको बताया नहीं था, तो ये आपको याद रखना, यूएसए के अंतर्गत हवाई द्वीप समूह यहाँ पर आता है। और एक यहाँ पर सेपरेट द्वीप का नाम भी क्या है, हवाई। ठीक है, ये अमेरिका का एक राज्य है, एक स्टेट है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर खासतौर पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं यहाँ की ज्वालामुखी से। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हवाई, क्या बोलते हैं, हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा हवाई द्वीप समूह है। कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं, खासतौर पर आपको हवाई के बारे में ही याद रखना है। और यहाँ पर जो ज्वालामुखी हैं, वॉल्केनो हैं, जैसे कि कुहाला, मोनाकी, हुलालाई, मोनोलोआ, किलायू। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं सभी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, खासतौर पर आप देखेंगे मोना लोआ और किलायू, जो ये जो वॉल्केनो है, ये एक्टिव वॉल्केनो है और काफी ज्यादा एक्टिव हैं, काफी ज्यादा सक्रियता इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। यूएसए का एक राज्य है और ये कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, लास्ट लेक्चर में ये पार्ट छूट गया था। ठीक है, यहाँ पर इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये मैक्सिको दिख रहा है, ये यूएसए है, इसके ही आप देखेंगे पश्चिम में, तो ये प्रशांत महासागर में इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज खास तौर पर हमें पहले ये जो यहाँ पर आपको झुंड दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, इनको ही हमें डिस्कस करना है, इनकी कैपिटल हमें डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहली बात, जो यहाँ पर मैक्सिको के नीचे आपको ये देश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब एक एक हम इनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्वाटेमाला हो गया, एल सल्वाडोस हो गया, कोस्टारिका हो गया, बेलीज हो गया, होंडुरस हो गया, निकारागुआ हो गया। तो इनको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, मतलब मैक्सिको के नीचे से लेकर के पनामा तक के जो ये देश हैं, इनको हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर हमने पढ़ा था कनाडा और यूएसए, इनको हम एंग्लो अमेरिका बोलते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, एंग्लो अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्री हैं। और एंग्लो अमेरिका में कौन कौन से आते हैं, तो यूएसए और कनाडा, ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार हम इन सभी देशों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका के देश हैं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला देश जो है यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक देश है, इसको हम बोलते हैं ग्वाटेमाला। क्या बोलते हैं, ग्वाटेमाला। ठीक है, ये मैक्सिको के जस्ट नीचे है, मैक्सिको भी छूट गया तो मैक्सिको याद रख लीजिएगा, मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा भी पास होती है। ठीक है, इतना काफी है, बाकी हम और चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है, आपको याद रखना है। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। ठीक है, इसी के बगल में एक और देश है छोटा सा, इसको हम बोलते हैं बेलीज। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या है, वेलमोपन। ठीक है, वेलमोपन इसकी कैपिटल है, आपको याद रखना है, वेलमोपन इसकी कैपिटल है, किसकी, वेलीज की। तो वेलीज एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की और वेलमोपन इसकी कैपिटल है। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है। देखिए ग्वाटेमाला सिटी तो इजीली याद हो जाएगा क्योंकि उसी के नाम पर है। ठीक है, कौन कौन से याद करने में दिक्कत आएगी कैपिटल, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में 4 देश दे देगा इसी टाइप के, जैसे कि बेलीज हो गया या फिर बहामास हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, ऐसे देश दे देगा 4 और 4 यहाँ पर कैपिटल दे देगा। या तो आपको मैच करने को बोल देगा या फिर ये बोल देगा कि कौन सुमेलित नहीं है। तो कैपिटल भी थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज लेवल के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो बेलीज की कैपिटल क्या है, वेलमोपन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नीचे चलते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए एक और छोटा सा देश आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं एल सल्वाडोस। क्या बोलते हैं, एल सल्वाडोर इसको हम बोलते हैं। और इसकी जो कैपिटल है वो है सैन सल्वाडोर। ठीक है, एल सल्वाडोर की कैपिटल सैन सल्वाडोर है, आपको याद रखना। ये भी सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। इसके बगल में देखेंगे यहाँ पर होंडुरस है। ठीक है, तो इसकी भी कैपिटल थोड़ा अजीब सी है, इसकी कैपिटल क्या है, टैगुसिगल्पा। टैगुसिगल्पा, टैगुसिगल्पा किसकी कैपिटल है, होंडुरस की। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है क्योंकि अजीब टाइप की कैपिटल है। ठीक है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अजीब कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके अलावा और हम नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और 2 देश आपको देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं कोस्टारिका।
क्या बोलते हैं, कोस्टारिका इसको हम बोलते हैं। तो कोस्टारिका की कैपिटल क्या है, तो सैन होजे, सैन होजे कोस्टारिका की कैपिटल है, आपको याद रखना है। यहां पर एक और देश है निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ की कैपिटल क्या है, तो निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ, निकारागुआ की कैपिटल क्या है, मानागुआ। कोस्टारिका की कैपिटल क्या है, सैन होजे, सैन जॉय नहीं पढ़ेंगे, सैन होजे इसको प्रोनाउंस करते हैं। और पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम जो देश हैं वो आपको इजीली याद हो जाएंगे, जैसे कि मैक्सिको, मैक्सिको सिटी है, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है, एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है। इसके अलावा यहाँ पर एक और हमने डिस्कस किया था पनामा की पनामा सिटी है। दिक्कत कहाँ कहाँ पे आएगी तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कोस्टारिका, सैन होजे, ठीक है, निकारागुआ ये भी हो जाएगी, निकारागुआ की मानागुआ ये भी इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। एक दिक्कत आई कोस्टारिका में, सैन होजे, ठीक है। फिर वैलीज, वेलमोपान, ठीक है, वेलमोपैन इसकी कैपिटल है। होंडुरस, टैगुसिगल्पा, ठीक है। बाकी सभी आपको इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि मिलते जुलते नाम है। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर, इसके अलावा पनामा की पनामा सिटी, निकारागुआ मानागुआ, ठीक है। तो इनकी जो कंट्री हैं उससे ही रिलेटेड इसकी कैपिटल है, तो याद हो जाएगी। तो ये 3 कैपिटल सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत याद कर लेना। वैलीज, ठीक है, वैलीज की कैपिटल क्या है, वेलमोपन, ठीक है। होंडुरस की कैपिटल क्या है, टैगुसिगल्पा। कोस्टारिका की क्या है, सैन होजे। तो सिर्फ ये 3 कंट्री ही सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आपको इसकी कैपिटल याद करनी है, बाकी आपको इजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, मैक्सिको के नीचे जो कंट्री है इनको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकी देश, आपको याद रखना। अब यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कैपिटल पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है जो अभी मैंने बताया कि 4 देश दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा सेंट्रल अमेरिका का देश है या फिर नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे यहां पर देखिए दूसरा आपको एक और झुंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी अटलांटिक ओशन है और यहां पर जो ये सागर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कैरेबियन सी या फिर कैरेबियन सागर, क्या बोलते हैं, कैरेबियन सागर। अब जो ये पूरा कैरेबियन सागर में जो अटलांटिक ओशन में जो आपको ये कंट्री दिखाई दे रही है, तो इसका भी 2 ग्रुप हैं, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है। 2 राउंड लगाए मैंने। इनको हम बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज, है ना, मतलब जो बड़े द्वीपों का समूह है, ऊपर वाले है ना, नॉर्थ वाले थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज। और जो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं लेजर एंटिलीज, है ना, जो कि छोटे द्वीपों का समूह है, ठीक है। तो ग्रेटर एंटिलीज और लेजर एंटिलीज इनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब लेजर एंटिलीज के उतने ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ग्रेटर के बस आप जो कुछ प्रमुख कंट्रीज हैं इनको हम देख लीजिए, देख लेते हैं। इनको हम वेस्ट इंडीज, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह भी बोलते हैं, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह या फिर कैरेबियाई द्वीप समूह, कैरेबियन द्वीप समूह बोलते हैं। इनको हम वेस्ट इंडीज द्वीप समूह या फिर कैरेबियन द्वीप समूह भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये आपको पूरे आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये अलग हैं, ये सेंट्रल अमेरिका के देश हैं, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि क्रिकेट में एक टीम खेलती है वेस्ट इंडीज की टीम, ठीक है। तो उसमें जो प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कोई एक देश के नहीं है, बल्कि ये जो इतने सारे कैरेबियन देश आपको दिख रहे हैं, जो ये आइलैंड कंट्रीज दिख रही हैं, तो यही मिलकर के वेस्ट इंडीज की टीम बनाती हैं और वो संयुक्त रूप से ये वेस्ट इंडीज के नाम से खेलते हैं, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह बोल लीजिए, कैरेबियन द्वीप समूह बोल लीजिए, एक ही बात है। और ये कहां पर, कैरिबियन सागर, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, यहां पर स्थित छोटे बड़े अनेक द्वीप हैं। कुछ महत्वपूर्ण द्वीप को हम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए यहां पर एक द्वीप आपको दिखाई दे रहा है क्यूबा, ठीक है, क्यूबा, इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल है हवाना। क्या है इसकी कैपिटल, हवाना, क्यूबा की कैपिटल है हवाना, ठीक है, याद रख लेना। इसको एंटिलीज का मोती भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है ना, शक्कर के लिए खासतौर पर जाना जाता है, ठीक है, शक्कर उत्पादन के लिए, शुगर के लिए। तो याद रखना है एंटिलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। ये सब एंटिलीज के द्वीप हैं कहे जाते हैं, मतलब ग्रेटर एंटिलीज अभी मैंने बताया, लेजर एंटिलीज मैंने आपको बताया, तो एंटिलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। एक यहां पर कंट्री देखिए बहामास है, बहामास, इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है नसाओ। क्या है, बहामास की कैपिटल है नसाओ, ठीक है।
और यहां पर आते हैं तो नीचे एक और देश देखने को मिलेगा, डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक एक देश देखने को मिलेगा, तो इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। सेंटो डोमिंगो इसकी कैपिटल है। ठीक है, और नीचे आएंगे तो प्लूटो रिको एक देश देखने को मिलेगा, सैन जुआन इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर एक और आपको देश देखने को मिलेगा, हैती। हैती की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस देखने को मिलेगी, है ना, हैती की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है। जमाइका यहां पर देखने को मिलेगा, किंगस्टन इसकी कैपिटल है। ठीक है, उशैन बोल्ट को आप जानते होंगे, यहां से ही उनका संबंध था। ठीक है, तो ये कुछ मेन जो कंट्री हैं इनकी कैपिटल याद कर लीजिए, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है, कौन लेजर एंटिलीज का पार्ट है, या फिर सेंट्रल अमेरिका और यहाँ से जो आइलैंड है, प्रमुख देश हैं, यहाँ से आपको अलग अलग करने को आ सकता है कि कौन सा किसका पार्ट है। ठीक है, तो ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है, कैरिबियन देश हैं, यहाँ पर ये सेंट्रल अमेरिकी देश हैं। ये कौन सा पार्ट है, तो अटलांटिक ओशन का कैरिबियन सागर है, आपको याद रखना है। जितनी भी कंट्री यहाँ पर डिस्कस कराई है, छोटी छोटी कंट्री है, इनकी कैपिटल याद कर लीजिएगा और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। ठीक है, इतनी चीजें कवर कर लीजिए, काम चल जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया। सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। इसके पहले जो ऊपर वाले एंग्लो अमेरिका है, मैक्सिको वगैरह, ये हमने डिस्कस कर ही लिए। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रेटर एंटिलीज था और ये वाला जो पार्ट है लेजर एंटिलीज का, यहाँ पर एक मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो ये कंट्री है ये भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे जो बच्चों हमें महत्वपूर्ण चीज पढ़नी है वो है यहाँ पर पनामा, ये देश है एक, है ना। और यहां पर आपको एक कैनाल देखने को मिलती है, एक नहर देखने को मिलती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहर है। इसका नाम है पनामा कैनाल। इसी पनामा कंट्री के नाम पर ही एक महत्वपूर्ण नहर है, जो कि प्राचीन, यदि आप देखें जितने भी महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग के नमूने देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब एक प्रकार से बोला जाए तो महत्वपूर्ण जितनी भी इंजीनियरिंग की मिसालें दी जाती हैं, उसमें पनामा कैनाल का नाम भी काफी ऊपर आता है। कैसे आता है वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है ना, ये आपको यहाँ पर दिख भी नहीं रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये पनामा देश है। अभी मैं जूम करूंगा इस पार्ट को, ये पनामा कंट्री है और यहाँ पर ही पनामा कैनाल को बनाया गया है, जो मैंने लाइन खींची। ठीक है, क्यों बनाया गया इसको जरा आप समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, जो यहाँ पर यूरोप वगैरह है, ठीक है, आपको पता होगा कि ज्यादातर जो ट्रेड होता है ना, ज्यादातर जो ट्रेड होता है वो ओशियन के थ्रू ही होता है, सागर महासागरों के थ्रू ही, जो जल परिवहन है उसके थ्रू ही होता है। कंटेनर के माध्यम से जो भी गुड्स की सप्लाई होती है, आयात निर्यात होता है अनेक देशों के मध्य में, तो इसी ओशियन के माध्यम से होता है। ठीक है, और वर्ल्ड मैप में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि चोक पॉइंट कहे जाते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, बाब अल मांडेव है, यहाँ पर सुएज कैनाल है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है। उसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है पनामा कैनाल। ठीक है, लेकिन विशेष बात यह है कि ये कृत्रिम नहर है ना, कृत्रिम मतलब इसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, जैसे कि सुएज कैनाल के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले पूरा ही चक्कर लगाना पड़ता था यहाँ पर जाने के लिए, तो इसके बनने के बाद डायरेक्ट यहाँ से बाईपास बन गया, है ना। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिक्कत थी। अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से, या फिर यहाँ से आप देखें जिब्राल्टर से, या फिर यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट से यदि जहाजों को आना हो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, तो ये पूरा चक्कर लगा के इस प्रकार से आना पड़ता था। ठीक है, ये लगभग एक प्रकार से देखा जाए, मैं आपको यहाँ से बताऊं अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से बताऊं ये दूरी, तो लगभग 21,000 किलोमीटर का ये सफर होता था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना सैन फ्रांसिस्को है, फिर इसके अलावा और भी चीजें बताई थी, जैसे कि सैन डियागो बताया था, लॉस एंजलिस बताया था, है ना, सैन डियागो, लॉस एंजलिस, ये सब पोर्ट सिटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने में लगभग 21,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। तो ऐसी आवश्यकता थी कि भाई यहाँ से कुछ ऐसा बाईपास बनाया जाए कि डायरेक्ट यहाँ से हम अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में जा सकें। तो बहुत ज्यादा जो लंबा ये रूट है, लगभग 2 हफ्तों का ये रूट होता था, है ना, 2 वीक का ये रूट होता था, इसको बहुत कम समय में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जरूरत महसूस हो रही थी, तो इसी के चलते ये पनामा कैनाल का प्रोजेक्ट लाया गया। ठीक है, यदि ये पूरा चक्कर हम लगाते हैं तो ये दूरी लगभग 21,000 किलोमीटर थी, और यदि यहां से हम इसको कैनाल के थ्रू बना लेते तो लगभग 8,000 किलोमीटर में ही ये काम हमारा हो जाता। इससे क्या होता, एक तो टाइम की बचत होती, फ्यूल की बचत होती, ठीक है, खर्चा काफी कम आता।
तो इसी के चलते पनामा प्रोजेक्ट बनाया गया। काफी लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट चला, बीच में काम भी रुका। पहले फ्रांस की कंपनी ने कार्य स्टार्ट किया, बीच में रोकना पड़ा क्योंकि वो फ्रांस की कंपनी दिवालिया हो गई, काम ही पूरा नहीं कर सकी। काफी ज्यादा इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो चैलेंजेस थे, संघर्ष थे, इतना इजी प्रोजेक्ट नहीं था। वो सब अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। बाद में अमेरिका की कंपनी ने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इतना खास क्यों है, यहां पर आप समझिए जरा। ठीक है, यहां पर देखिए एक जो ये प्रोजेक्ट था है ना, इसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये मैंने पनामा कैनाल को ही जूम कर रखा है। ठीक है, ये इस साइड मान लीजिए कैरेबियन सागर है और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशन है। ठीक है, अब बीच में क्या थी, ये पनामा देश है, बीच में आपको एक बड़ी सी झील दिखाई दे रही होगी ना, ये ब्लू कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं गाटून झील। क्या बोलते हैं? गाटून झील। गाटून झील या फिर गाटून लेक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली था क्या कि इस पनामा देश में बीच में गाटून झील थी। ठीक है, इनको करना क्या था, पनामा कैनाल के लिए थोड़ा सा इस साइड से कट करना था। ठीक है, और थोड़ा सा इस साइड से कट करना था। ठीक है, तो मतलब दोनों साइड से जब ये थोड़ा थोड़ा कट करते, उसके बाद जो शिप है वो इस गाटून झील में जाती, गाटून झील से डायरेक्ट चली जाती, फिर वो अदर ओशन में पार कर जाती। ठीक है, पर जितना सिंपल ये सुनने में लग रहा है प्रोजेक्ट, उतना सिंपल ये था नहीं। क्यों नहीं था, उसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए उसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए ये गाटून झील है। ठीक है, ये गाटून झील है। ठीक है, यहां पर पैसिफिक ओशन हो गया और यहां पर अटलांटिक ओशन हो गया। ये जो गाटून झील थी ना बच्चों, ये समुद्र तल से करीब मान 26 मीटर ऊपर थी, है ना, 26 मीटर ऊपर थी। ठीक है, मतलब यहां पर मान लीजिए कोई जहाज है, ठीक है, और उसको यहां जाना हो तो गाटून झील जो है उसको यहां पर भेजना पड़ेगा। अब इंसान तो है नहीं कि सीढ़ी से चढ़ जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है खास इसलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए यहां पर एक लॉक सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया। मतलब जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना स्टेप से, उसी प्रकार से लॉक सिस्टम के थ्रू इन बड़ी बड़ी शिप्स को, बड़े बड़े जहाजों को इस गाटून झील में उतारा जाता है। फिर दूसरी साइड जब ये शिप जाती है तो उसको वापस से नीचे उतारा जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉक सिस्टम। ठीक है, अभी मैं सारा लॉक सिस्टम आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये लॉक सिस्टम में कार्य करता है पूरा जो ये पनामा कैनाल का सिस्टम है। इस कारण से ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा खास है। इस पर मेरा एक सेपरेट लेक्चर भी है, ज्योग्राफी बाई साहू सर वाली प्लेलिस्ट में आप जरूर देखना। ठीक है, वो पूरा सेपरेट लेक्चर मैंने इस पर बना रखा है, आपको मिल जाएगा पनामा कैनाल के नाम से। आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए कि कैसे काम करता है इसको जरा समझिए। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर शिप है, मान लीजिए पैसिफिक ओशन, और एक साइड पैसिफिक ओशन है, एक साइड अटलांटिक ओशन है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में मान लीजिए शिप है। ठीक है, तो देखिए जब ये आती है, ये गाटून झील है बीच में। ठीक है, तो इसको पहले एक लॉक सिस्टम में डाला जाता है, फिर इनके जो वाटर है इसको लेवल किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये गेट है, तो गेट खुलेगा, ये इधर पर आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके वाटर को लेवल किया जाएगा। ठीक है, इनके वाटर को लेवल कर दिया गया, फिर ये गेट खोलेगा और ये यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसके वाटर को लेप करेगा, ये लेक है, ये गाटून लेक है। ठीक है, फिर गेट खुलेगा, ये गाटून लेक में आ गई। गाटून लेक के बाद फिर दूसरी साइड जब ये जाती है तो फिर से गेट से एंटर करती है, वाटर को लेवल करेंगे। ठीक है, फिर ये गेट खोलेगा, यहाँ पर आ जाएगी, अगले लॉक सिस्टम में आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगी, वाटर लेवल होगा, अगला गेट खोलेगा, यहाँ पर आ जाएगी, और फिर ये अदर ओशन में चले जाएगी। तो इस हिसाब से ये पूरा जो पनामा कैनाल का सिस्टम है ये कार्य करता है, आपको याद रखना। और इतिहास का, इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक उदाहरण है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा जो सिस्टम है ये कार्य करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आपको याद रखना है पनामा कैनाल किसको आपस में जोड़ता है, पैसिफिक ओशन। यहां पर देख लीजिए, ये पैसिफिक ओशन है इस साइड और यहां पर अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इस प्रकार से शिप आती है। ठीक है, यहाँ पर लॉक सिस्टम वगैरह बनाए गए हैं। ये गाटून लेक है, गाटून लेक से इजीली चली जाती है, फिर लॉक सिस्टम के थ्रू दूसरे ओशन में इसको उतारा जाता है। लगभग 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर लंबी ये पूरी कैनाल है, आपको याद रखना है। ठीक है, अमेरिका की कंपनी ने इसको कंप्लीट किया था। इससे काफी टाइम की बचत होती है। पहले जहां पूरा साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट घेर के जाना पड़ता था, 2 हफ्ते का समय लगता था, तो इस कैनाल के वास्ते लगभग 10-12 घंटे में ही ये पूरा रास्ता तय हो जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि लगभग 15,000 जहाज पर ईयर यहाँ से गुजरते हैं। और जो पनामा देश है
इसकी इकोनॉमी में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा पनामा कैनाल के बारे में। डिटेल में यदि आपको देखना है तो वो मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप इसको जरूर देखिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को पनामा कैनाल जो है ये कवर करती है। क्लियर है, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमने कनाडा, यूएसए, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन कंट्री, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। प्रमुख यहाँ पर आइलैंड वगैरह है उनको डिस्कस कर लिया, जो भी खाड़ी, गल्फ वगैरह है, सागर है, वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। प्रमुख जल संधियों को हम और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, मतलब नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में जो पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पर जल संधियां हैं, वो क्योंकि इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेविस स्ट्रेट है, क्या नाम है इसका, डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि या फिर डेविस स्ट्रेट। यहां पर कौन सी खाड़ी थी भैया, ये बैफिन की खाड़ी थी, है ना। और यहां पर क्या था, लेब्राडोर सागर था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कराई है ये चीज। जो बच्चे, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भैया, बैफिन की खाड़ी है और यहाँ पर लेब्राडोर सागर है, ठीक है। बैफिन वे लेब्राडोर सागर, ठीक है। ये बैफिन आइलैंड भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा होगा। तो जलसंधि क्या करती है, ये मान लीजिए जलसंधि है कोई, ठीक है। तो ये दो स्थलीय क्षेत्रों को सेपरेट करेगी, अलग करेगी, है ना, और दो जलीय निकायों को ये आपस में जोड़ेगी। तो जलसंधि यही कर रही है, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ रही है, और यहाँ पर ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग कर रही है, ठीक है। तो याद रखना, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में है डेविस स्ट्रेट, सबसे चौड़ी जल संधि कही जाती है। बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है। अगली यहां पर एक स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं हडसन स्ट्रेट। क्या है भैया, हडसन स्ट्रेट, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है ये हडसन की खाड़ी है, ठीक है, ये हडसन की खाड़ी है और ये लेब्राडोर सागर है। तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में कनेक्ट करती है हडसन स्ट्रेट। क्या नाम है इसका, हडसन, ठीक है। जो खाड़ी का नाम है उसी वही स्ट्रेट का नाम भी है, ठीक है। ये हडसन वे है, हडसन की खाड़ी है, ये लेब्राडोर सागर है, ये हडसन स्ट्रेट है। अब किन किन लैंड मास के बीच में है, लैंड एरिया के बीच में है ये, तो बैफिन द्वीप है ना। और यहां पर आप देखिए एक आपको पेनिनसुला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये यहां पर देखिए, ये एक प्रायद्वीप है, तीन ओर से जो जल से घिरा हुआ होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं उनगावा, उनगावा प्रायद्वीप, है ना। कनाडा का ये पूरा पार्ट है, उनगावा पेनिनसुला इसको हम बोलते हैं। तो उनगावा प्रायद्वीप और बैफिन आइलैंड के बीच में आपको हडसन स्ट्रेट देखने को मिलती है, जो कि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ती है। दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जल संधियों से, या फिर दो जलीय निकाय पूछ लेगा कि किस किस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, या फिर दो स्थलीय भागों के नाम पूछ लेगा कि किन किन को ये सेपरेट कर रहा है। तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते सबसे पहले, बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, सॉरी बैफिन स्ट्रेट, सॉरी डेविस स्ट्रेट। तो ये बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ता है और ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करता है, ठीक है। हडसन स्ट्रेट की बात करेंगे तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में सॉरी जोड़ता है, और बैफिन आइलैंड और उनगावा पेनिनसुला के को ये सेपरेट करता है। यहां पर हम कई बार पढ़ चुके हैं, कौन सी जल संधि है भैया, बेरिंग स्ट्रेट, है ना। बेरिंग स्ट्रेट हम यहां पर कई बार पढ़ चुके हैं, चुक्सी सागर और बेरिंग सागर के बीच में है। यहां पर ये रूस का एरिया है ना, और यहां पर ये अलास्का है जो कि यूएसए का हिस्सा है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम यहाँ पर फ्लोरिडा स्टेट, है ना। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं फ्लोरिडा स्टेट। ये फ्लोरिडा स्टेट है, अभी हमने डिस्कस किया, ये क्यूबा है और ये फ्लोरिडा एक स्टेट है यूएसए का, है ना। ये फ्लोरिडा स्टेट है यूएसए का और ये क्यूबा है, कैरेबियन देश है, और यहाँ पर फ्लोरिडा स्टेट है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये अटलांटिक ओशन है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है और इन दोनों को ये अलग कर रहा है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्लोरिडा स्ट्रेट हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन, इसके अलावा फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में ये देखने को मिलता है, याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर है आपको जुआन डी फूका स्ट्रेट, जुआन डी फूका स्ट्रेट।
अभी इस वाले पार्ट को हम थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो आइलैंड दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वैंकूवर आइलैंड, जो कि कनाडा का है। किसका है? कनाडा का है, ब्रिटिश कोलंबिया। इसका जो ये पश्चिमी प्रांत है इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, एक राज्य है कनाडा का। इसी के अंतर्गत वैंकूवर आइलैंड देखने को मिलता है और यहाँ पर ही आपको जुआन डी फूका स्टेट, यहाँ पर जो ये स्टेट दिखाई दे रही है जुआन डी फूका स्टेट देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में है? तो एक तो वैंकूवर आइलैंड हो गया और दूसरा वॉशिंगटन राज्य है एक, है ना। वॉशिंगटन राज्य का ओलंपिक प्रायद्वीप है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, ये वाला पार्ट जूम करना, यहां पर ये ओलंपिक प्रायद्वीप है वॉशिंगटन का। इसके अलावा वैंकूवर है, तो इनको ये सेपरेट करती है जुआन डी फूका स्टेट। आपको याद रखना, यहां पर आपको स्टेट ऑफ जॉर्जिया भी देखने को मिलती है। तो इतनी जल संधियां हैं बच्चों, आपको याद रखना है। हडसन हो गई, डेविस हो गई, फ्लोरिडा हो गई, बेरिंग हो गई, जुआन डी फूका हो गई, तो ये सभी आपको याद रखना। इसके पहले हमने सारी जो खाड़ियां हैं, वे हैं, सागर हैं, वो डिस्कस कर ही लिए थे, ठीक है। जितने भी द्वीप हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिए, कंट्री हमने डिस्कस कर ही ली, ठीक है। जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरा वेस्टर्न कार्डिलर पढ़ेंगे, यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है वो पढ़ेंगे, यहाँ पर जो एक अपलेशियन माउंटेन है वो पढ़ेंगे, यहाँ की जो नदियाँ वगैरह हैं वो सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? डेविस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है? तो बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में कनेक्ट करती है डेविस स्ट्रेट। और यदि मान लो आइलैंड पूछ लिया तो बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को ये अलग करती है, सेपरेट करती है। इनमें से कौन कैरेबियन देश नहीं है? कैरेबियन देश नहीं है। बहामास तो भैया कैरेबियन देश है, क्यूबा भी, एंटीलीस का मोती कैरेबियन देश है, हैती भी कैरेबियन देश है, ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका का देश है। क्या? ग्वाटेमाला जो है ये सेंट्रल अमेरिका का देश है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहां पर कैपिटल आ गया और यहां पर कंट्रीज आ गई, ठीक है। तो क्यूबा की हवाना बिल्कुल सही है कैपिटल, ठीक है। जमाइका किंगस्टन बिल्कुल सही बात है। ग्वाटेमाला की क्या है? सैन जुआन नहीं है। ग्वाटेमाला की कैपिटल क्या है? सैन जुआन नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। सैन जुआन कहाँ की कैपिटल है बताई थी मैंने? सैन जुआन प्लूटो रिको की कैपिटल मैंने बताई थी, ठीक है। कोस्टारिका की कैपिटल क्या है? तो सैन जोस है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कमेंट में बताओ ग्वाटेमाला की कैपिटल क्या है? ग्वाटेमाला की कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। लेब्राडोर सागर किस महासागर में? तो भैया अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर सागर है, ठीक है। चलिए, अगला है पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, एक चोक पॉइंट है। ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कैरेबियन सागर और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। इनमें से कौन सा देश मध्य अमेरिका में नहीं आता? सेंट्रल अमेरिका में नहीं आता, ठीक है। तो पनामा तो भैया आता है, पनामा सिटी इसकी कैपिटल है। निकारागुआ भी आता है, ग्वाटेमाला भी आता है। बाहामास जो है ये किसका है कंट्री है? ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह की कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है। तो ये 3 सेंट्रल अमेरिका के हैं, बाकी ये कैरेबियन कंट्री है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस पार्ट से जो आज हमने पढ़ा है। आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से ही देखने को मिलते हैं, तो अगले लेक्चर में हम फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।